respected dignitaries, delegates, and members of the audience. A very good afternoon to all. Today, on April 7, 2026, under the banner of Utkrishta Bharat 2026, we celebrate the coming together of India's intellectual strength, legal framework, and rich cultural heritage. To begin our proceedings, I introduce eminent guests to you present over here, Padma Shri Shobna Narayan ji and Dr. Monica Arora ji. And as for Professor Vandana Jha ji, she will join us very soon in a very short period of time. We are privileged to have amid us a chief guest, the legendary Padma Shri Shobna Narayan ji, a person who has harmonized a distinguished 35-year of administrative tenure in the CAG with the ethereal grace of Kathak, authored 17 seminal works, and emerged as the ideal embodiment of India's cultural renaissance. Next, the formidable Dr. Monica Arora ji, Senior Advocate of the Supreme Court and Delhi Co-Convener of Pragya Prabha, who stands as an unyielding sentinel of our nation's legal rectitude and ideological sovereignty. Together, these distinct personalities present the spirit of India, blending our ancient wisdom with our modern constitutional value. To show our appreciation for their inspiring work, I would like to invite Dr. Abha Shri ji to present a memento and Sneha ji to present a book to Padma Shri Shobna Narayan ji. Please give them a big round of applause. Next, I would like to invite Dr. Yash to present a memento to Dr. Monica Arora ji. Thank you, ma'am. Now, to lead today's discussion of national identity in art and culture, I would like to hand over the mic to the dynamic Dr. Monica Arora ji. Thank you. थैंक यू सो मच जी। आवाज़ आ रही है? अभी एक सत्र समाप्त हुआ है और दूसरा सत्र शुरू हुआ है और अनाउंसमेंट की गई है कि बैठे रहिए, इस सत्र के बाद भोजन है। तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए भी थी और ये अनाउंसमेंट हमारे लिए भी थी। हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कथक गुरु शोभना नारायण जी उपस्थित हैं और मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ, जैसे आप लोग फील कर रहे हैं कि इनको हम साक्षात देख रहे हैं अपने समक्ष। दीदी, आपको पद्मश्री से नवाजा गया है और आप एक सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं और हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। आज का जो विषय है हमारा, कला और संस्कृति में भारत का सत्व यानी क्या? मुझे ध्यान आया कि इसको और इजी करना है तो कला और संस्कृति में भारत की कहानी क्या है, यानी आपके कथक में भारत की कहानी क्या है, और भारत की कहानी अगर आपको और मुझे सबको बतानी हो तो कला में, संस्कृति में कैसे दृष्टिगोचर होती है। अब मुझे ध्यान आता है कि जब यहाँ पर G20 का हुआ था, दीदी आपको ध्यान होगा, जो पूरा G20 का आयोजन हुआ था, और उसमें मुझसे यहीं पीछे हंसराज कॉलेज के एक स्टूडेंट ने कहा कि दीदी लाइफ में कन्फ्यूजन पहले कम थी कि मोदी जी ने और कन्फ्यूजन कर दी। मैंने कहा मोदी जी ने आपकी लाइफ में क्या कन्फ्यूजन कर दी? उसने कहा कि इतनी कन्फ्यूजन कर दी कि G20 के लोग आए तो इंडिया में, गए भारत से, उनको वेलकम किया
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और फेयरवेल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने। यानी हम 75 साल तक यही नहीं कर पाए हैं कि ये इंडिया है कि भारत का है। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं लॉयर हूं, तो मैंने उनसे कहा ये कंफ्यूजन नहीं है, ये हम क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत मतलब 1947 में ये तो एक नवजात शिशु था इंडिया, जो बन के हमें छोटा सा इंडिया मिला था। इसकी दाहिनी भुजा कट गई, इसकी बाईं भुजा कट गई, छोटा सा एक बच्चा सा हमारे सामने आ गया। तो लोगों ने पूछा ये जो इंडिया आपके सामने है, इसके दादा कौन है, नाना कौन है, बुआ कौन है, चाचा कौन है, इसके आधार कौन है, इसके संस्कार कहाँ है, इसके महापुरुष कौन है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है। वो देखना हो तो हजारों साल पुरानी संस्कृति भारत को देखो। और भा यानी प्रकाश, रथ यानी लगे हुए, ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग, ऐसे हैं भारत के लोग। तो आप अगर हमारे संविधान को देखेंगे प्रवीण जी, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से लास्ट के आर्टिकल अनुच्छेद तक कला, संस्कृति और भारत की कहानी वो प्रवाह से बह रही है। हमारा संविधान, मैं जल्दी में बताऊंगी, 5 बातें कहता है जो भारत के स्वत्व को बताता है, सनातन को बताता है, संस्कृति को बताता है, भारत की कहानी को बताता है, और आप कौन हो, ये जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये इसका आंसर देता है। और वो कहता है कि तुम कौन हो, संविधान क्या है, भारत क्या है, सनातन क्या है। तो 5 बातें हैं। पहला, भारत क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कण कण में भगवान, ये भारत है। कण कण में भगवान मतलब मुझ में और आप में और आप सभी में, चर में अचर में, सब प्राणियों में, कीट पतंगों में, सब में एक ही ईश्वर विद्यमान है। इसलिए मुझ में और आप में अंतर नहीं है। और यहाँ से आता है हमारा आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा आता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, भारत कहता है सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। आप राम कहो, आप रहीम कहो, आप गुरु नानक जी कहो, आप महावीर कहो, फर्क नहीं पड़ता, सत्य एक है। जो समझदार लोग हैं वो सब कहते हैं सब अच्छे हैं और सब सच्चे हैं। तीसरा, हम कहते हैं कि हम निरीह प्राणी नहीं हैं, हम सिनर्स नहीं हैं। हम कौन हैं? तो हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के अंश हैं। हम ब्रह्म के अंश, और तुम शैतान हो नहीं, तत्त्वमसि, तुम भी तो वही हो। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। हम सब दिव्य हैं, हम सब भव्य हैं, हम सब ओरिजिनल पीसेस हैं, किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। चौथा, हमारा भारत का संविधान कहता है, भारत की कहानी बताता है, वो कहता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य हमारे भारत का है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस। और 5वां और अंतिम सिद्धांत, जो मेरे अनुसार 5 सिद्धांत थे, 5वां कहता है कि ये दुनिया क्या है कि केवल अपना घर देखें, केवल मैं देखें, नहीं, ये मैं से हम तक की यात्रा है। यानी ये कहता है कि पूरी दुनिया क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये मेरे भारत की कहानी पूरे के पूरे संविधान में आपको पहले पेज से अंतिम पेज तक दिखती है। और जैसे संविधान में दिखती है, दीदी, अब मैं आप तक आती हूँ,
ये कला और संस्कृति और कथक में कैसे दिखती है, ये भारत की कहानी, भारत का स्वत्व क्या है, ये आप हम सबको बताइए जी। नमस्कार सभी लोग। बीच में अगर मैं गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करूं क्योंकि गला ख़राब है तो माफ़ी चाहती हूं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। आप लोग यहाँ हैं और मोनिका जी हैं और कितने खूबसूरती के साथ इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ। आप जब आप कह रही हैं कि कथक के ज़बान, कथक के द्वारा बताएं कि हमारे भारत की कहानी क्या है, तो अब मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ। भारत की कहानी में, इसके दर्शन में पहले तो कला कहाँ है, साहित्य कहाँ है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ वषाणहीना। जिसके जीवन में न कला हो, साहित्य हो, संगीत हो, वो साक्षात पशु की तरह है। तो यानी कि पहले भारत के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कथक की, तो कथक उस तीनों का मिश्रण है। उसमें साहित्य है, उसमें संगीत है और कला है। वहाँ अब इसमें कहानी भी है। मैं हमेशा ताज्जुब करती हूँ जब अपने आप को ही देख करके कि अगर मैं जाती हूँ अलग अलग जगह और मूर्तियों को देखती हूँ तो क्या कहानियाँ बताती रहती हैं। आती हूँ सबसे पहले कि शब्द कथक क्या है। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि बहुत बहुत लोगों के लिए, शायद आप में से भी बहुत लोग होंगे जो उनके, अगर आप अपने पूर्वजों से पूछें तो एक दौर था, एक माइंडसेट था कि कथक का मतलब कि एक इम्पोर्टेड है, मध्यकालीन में मुग़ल दरबारों से जन्मा हुआ नृत्य है। शायद हम में से सभी लोगों को पूछना चाहिए था कि अगर उस वक्त का जन्मा हुआ नृत्य होता तो इतना संस्कृत वाला नाम क्यों होता, कुछ और ही नाम होता। तो कथक है कथा, कथाकार। अब ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे यहाँ का है और इसकी नींव पड़ती है कि अब आप जब आपके मन में अंदर कुछ भावनाएं होती है और उसकी अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं, तो एक उस अभिव्यक्ति को जिसमें हाथ पैर भी हिलने लगे और आपकी गला कंठ भी गाने लगे, उस और वैसे भी ताल लय भी आ जाए, तो वहाँ से वो कथक का बीज पड़ता है और वो भक्ति में निहित है। इसलिए भक्ति में निहित है क्योंकि जो पुराने कथक थे वो मंदिरों के जो कथावाचक थे, मंदिरों के पुजारी थे, कथा बाजते बाजते भाव विभोर होकर के जो नृत्य करने लगे, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को एक रूप दिया। वहीं से कथक का आज जो स्वरूप देख रही हैं वो मिलता है। लेकिन आती हूँ कि और इनका जिक्र इंसिडेंटली इसका जिक्र महाभारत में भी है। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि महाभारत कब लिखा गया था, लेकिन महाभारत हुआ था हजारों वर्ष पहले। और हमारे यहाँ जो है श्रुति के हम लोग हमेशा सब कुछ तब आ रही है हमारे तरफ। तो महाभारत में आदि पर्व में कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च वनौकसा दिव्याख्याननि ये चापि पठन्ति मधुरम द्विजा। यानी कि जो दिव्य आख्यान कर रहा है, कथा कह रहा है और ऐसा कि जो खूबसूरत हो वो, और आप उसको उसमें लुत्फ ले रहे हैं, वो कथक है। और आगे मौर्य ज़माने में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और भी इसका आपको परत खुल जाते हैं कि गंगाए महानदिये तटे सब वो कथक भिंगार नतेनम स्तुति तीसी कायम एही राया आदि ना हो भावेनम पसई। यानी ये जिक्र है वरा और असी के क्षेत्र का। अगर वरा असी क्षेत्र का अगर मैं कहूँ तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ?
वाराणसी, जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं, उस समय उसने कहा वाराणसी क्षेत्र में। तो गंगा महानदी के तट पे क्या हो रहा है, सब वो कथक, सभी कथक, भिंगार नतीनम, श्रृंगार नृत्य क्या कर रहे थे, स्तुति तीसिका, वही भक्ति के स्तुति कर रहे थे, भक्ति, जिससे देख आदिनाथ भाव विभोर हो गए। आदिनाथ, अब यहाँ कथक कहानी भी आती है कि किसकी हो रही है, कहाँ क्या है। तो आप हमारी जो देवताओं की भी ये, तो हम देख रहे हैं कि सभी वहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बहुत चर्चाएं मिलती हैं, मैं उस पर जाऊंगी नहीं। लेकिन कथक के द्वारा मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से हम कथक करते हैं वो हमारे यहाँ की दर्शन को दिखलाती है। अगर हम योग की बात, क्योंकि उन लोग तो पुजारी थे, योग की बात करते हैं कथक में, वो हम पतंजलि का तो अष्टांग योग है, तो वो पूरा ध्यान, यह तो पूरा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वही यम है, वही नियम है। और जो पहला मूवमेंट है ऐसे ऐसे करके यह था, तो ये ध्यान मुद्रा से लेकर के चिन्ह मुद्रा, यही कथक का बेसिक मुद्रा है और वहीं से आगे बढ़ता है। कथक के जरिए भारत की कहानी, हमारी भारत की कहानी, भारत की कहानी, अगर हम आपको प्राचीन काल का बताया, मैं आती हूँ कि अगर आप मूर्तियों को देखें, बहुत आप में से बहुत लोग हैं, कोई आने वाला है? नहीं नहीं नहीं, आइए आइए, नहीं नहीं उनको बुला लीजिए, आइए, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, हमारी वक्ता आ गई। वंदना जी हमारे बीच में हैं और वंदना झा जी भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। दीदी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाह रही हूँ, क्योंकि भारत की कहानी हम कह रहे हैं, इतिहास भी है इसमें। मैंने कहा कि वो हमारी पूरी इतिहास है, सोचने का ढंग है। अगर हम पुरानी मूर्तियों को देखें, आपने कभी सोचा है कि ये जो आप पहनी हुई हैं, ये आप जो आगे बैठी हुई हैं, ये इसका जिक्र और इसका पूरा चित्रण हमारी मौर्य काल की मूर्ति में मिलती है। ये हैं झा साहिब, तो झा जी हैं, ये वहाँ नॉर्थ बिहार मिथिला की हैं बिल्कुल। और आप पटना म्यूज़ियम में चले जाइए, तो पटना म्यूज़ियम में आपको वो चक्कर लेती हुई, भ्रमरी लेती हुई नटी है, जो उसका पहनावा आज के जो हम अनारकली पहनावा कहते हैं उससे हूबहू मिलता है। तो जब आप कहते हैं कि अनारकली पहनावा अभी आया है, फलाना ले आया है, ये क्या है, लेकिन कभी हमने अपने आप अंदर अपनी इतिहास को झांक करके देखा, लेकिन कथक की इतिहास आपको ये कह रही है। उसी तरह से आगे बढ़िए, तो जब हम कथक की मुद्राओं में वो बात कहती जा रही है, पुराने जितने भी हमारी मूर्तियां हैं उसमें आपको नथिया नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में आप, और वही हमारी लिटरेचर, साहित्य, मैंने कहा साहित्य संगीत, तो साहित्य आपको पूरा भारत के डेवलपमेंट का इतिहास आपको खींच करके दे देता है। और आगे भी बहुत बहुत कुछ बोल सकती हूँ कि जैसे आपने एक कहा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, वो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि वही अगर हम भाव बताने को कहें तो वह एक सत्य है। अगर मैं कोई भी एक शब्द ले लूँ, अगर या आप लोगों से एक जो मेरा बहुत हॉट फेवरेट है, वो मैं हॉट फेवरेट वाली बात कर रही हूँ, और वो है अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। अब आप बताइए, अटरिया पे चढ़ गए मैं हो गई बदनाम। अब अटरिया पे चढ़ के कौन बदनाम होता है, आप मुझसे बताएं।
तो एक कोठा के पर वो धान कोठे पर जाती है कि कोठे पर कोठे वाली, तो वहाँ तो हो गई बदनाम। लेकिन क्या वो जो उसके कई मायने हैं, या तो जो फिल्मी मायने हैं, जो ये आपने कैसे किया, गजरा किया, और ये क्या, और टड़िया पे चढ़ गई, मैं हो गई बदनाम, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, वो अलग है। लेकिन एक और है, अगर हम मेटाफोरिकली ले लें तो अगर सिंदूर का ही डिब्बा बंद है, वो अटरिया पे चढ़ रही है, और वो अटरिया पे चढ़ के यहाँ चढ़ी और यहाँ सिंदूर लगा, मैं हो गई बदनाम, आपको पता ही चल गया, बदनाम उस समय की मैं शादीशुदा हूँ। आप अटरिया पे चढ़ गई, वो अगर एक क्षमा है, इस समय पर वो क्षमा जो जल रही है, वो अगर उस पर आपने डाला तो वो क्षमा अटरिया पे चढ़ी। अगर उसको बुता दिया तो क्या चढ़ रही है? धुआं। जब आपने उस धुआं को देखा तो आपने कहा, अरे यहाँ तो क्षमा जल रही थी, मैं हो गई बदनाम। और जहाँ आपने यहाँ जाए राम नाम सत्य है सुना, और वहाँ आपने देखा, आपने सर झुकाया, क्योंकि वही हम लास्ट के अटरिया तो यही चढ़ रहे हैं, अटरिया पे चढ़ गई। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। तो बहुत ये सुंदर। कितने एक ही शब्द है, एक ही फ्रेज है, लेकिन पर भाव अलग अलग है। बहुत सुंदर। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए, ये दीदी ने हमें बताया कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण रहती है, भाषा, उसके शब्द, उसके भाव कितने महत्वपूर्ण रहते हैं। दीदी, हम ध्यान करते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, और आजकल एक जुनून है कि सबको, माँओं को लगता है बच्चा पैदा हुआ है तो अंग्रेज़ी बचपन से ही सिखा दूँ, पता नहीं बड़े होकर क्या होगा। तो जहाँ वो गाय को देखते हैं और माँ कहती है कि देखिए बेटा, सी फॉर काउ, काउ इज़ एन एनिमल, और यही अगर वो हिंदी में बात करती है, अपनी मातृभाषा में बात करती है, वो कहती है ग से गाय, गाय हमारी माता है, इनको प्रणाम करो। तो जो भाषा होती है उसकी भी एक संस्कृति होती है, उसकी भी एक सभ्यता होती है। और कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स डज नॉट कम अलोन, इट कम्स विद इट्स हिस्ट्री, इट कम्स विद इट्स कल्चर। और सपने और संकल्प तो अंग्रेजी में नहीं लिए जाते, सपने और संकल्प तो हिंदी में आते हैं और हिंदी में ही लिए जाते हैं। तो वंदना दीदी, भारतीय भाषा केंद्र JNU, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की क्या भूमिका है, या हो सकती है, या आगे क्या होगी भारत की कहानी को बताने में? सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार, भारत माता की जय। और मैं निश्चित रूप से दिल्ली से JNU से होते हुए आ रही हूँ, और न जाने रात में मैं पंजाब में थी, इसी कार्यक्रम के लिए रात के 3 बजे मैं पहुँची हूँ भटिंडा से। तो सबसे बड़ी बात कि जहाँ जिस मंच पर पद्मश्री शोभना नारायण जी हों, और जहाँ पर बहन डॉक्टर मोनिका अरोड़ा जी हों, और जहाँ इतना स्वस्थ संवाद चल रहा हो, तो ऐसे में मेरा कहना, मेरी बातों को सुनना और मुझे गुनना कहाँ तक सफल होगा मुझे पता नहीं। लेकिन जब बात आ गई है बहुभाषिकता की और लोक की, तो निश्चित रूप से यदि हम भारत तत्व को देखते हैं, भारत के स्वत्व को यदि हम जानना चाहते हैं, कला और संस्कृति में निबद्ध मानव के भाव को देखना चाहते हैं, और यदि हम भारत में हैं, तो बिना हमारे लोक के, बिना हमारी संस्कृति के, हिंदी भाषा के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी भाषाओं में हमारी तमाम भाषाएं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी हर भाषा राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा है। क्योंकि यदि हम अपने परिवेश से नहीं जुड़ेंगे, हम अपने इकोसिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, हम यदि अपने संसार से नहीं जुड़ेंगे, तो हम कैसे भारत की बात करेंगे।
भारत में यदि रहेंगे तो जो हमारा मेटाफर है वह गंगा से आएगा, यमुना से आएगा, कावेरी से वह आएगा। वह जो फूल उसमें खिलेंगे वह कमल के फूल खिलेंगे, गेंदा और गुलाब के होंगे, उसमें डैफोडिल नहीं होगा उसमें। इसीलिए यदि हम किसी चिड़िया की बात करें, किसी पक्षी की बात करेंगे तो वह भारत के मोर होंगे और तमाम तरह की पक्षी और पौधे होंगे, उनकी मधुकरी होगी, उनकी उपस्थिति होगी, तभी तो वह भारत की कविता होगी। हमारी कविता में टेम्स नदी नहीं बहेंगे। और इसीलिए यदि हम हिंदी की बात करते हैं, भारतीय भाषाओं की बात करते हैं और उसके साथ साथ भारतीय भाषा केंद्र की बात करते हैं, तो उसका सौंदर्य उसी में द्विगुणित होता है जब हम संपूर्ण भारत की भाषाओं को समाहित करके हिंदी में ले आते हैं और इस माध्यम से हम भारत तत्व का, अपने स्वत्व का विकास करते हैं। वह स्वत्व कैसा, जिसमें हमारा भारत ना बोले, हमारी भाषाएं ना बोले, हमारी संस्कृति ना बोले। जी मैडम। दीदी, आपने इतनी अच्छी बात कही और ऐसे धारा प्रवाह बात की, आपके बोलने में भी एक नृत्य झलक रहा था। पर मैं फिर सोच रही थी कि हम हिंदी की बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं और हिंदी दिवस पे हम सभी को बुलाया जाता है बोलने के लिए, और भारत में साल में एक बार हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को आगे प्रचार और प्रसारित करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बॉलीवुड को दे दिया गया है। यानी उसी से लोग हिंदी सीख रहे हैं और सब सीख रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज के युग में इतनी चुनौतियां हैं अंग्रेजी की ओर से भारतीय भाषाओं के प्रति और हिंदी के प्रति। हम कहते हैं कि अगर हिंदी हमारी माँ है और बाकी जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हमारी मौसी है, तो जो अंग्रेजी है वो तो माँ और मासी किसी को भी नहीं स्थान पे रख रही है, वो तो सभी को निगल रही है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, पर कहते हैं ना कि यूँ तो सारा जग अपना है, अपना तो फिर भी अपना है। तो इस चुनौती का समाधान कैसे हो, इन स्पीड ब्रेकर्स के पार कैसे जाया जाए? जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो हिंदी सिनेमा है और हमारी हिंदी को जिस प्रकार से वह लेकर के चल रही है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो हॉलीवुड से फिल्में आती हैं, इंडोनेशिया में पहुंचती हैं और इंडोनेशिया में जब उसकी डबिंग होती है और फिर भारत में आती है तो वह हिंदी में आती है। उनको सबसे पहले पता है कि भारत की इतनी बृहत्तर जनसंख्या उसको देखेगी, तो उसमें जो वो भाषाई तड़का लगाते हैं वह हमारी लोक भाषाओं का होता है। निश्चित रूप से हिंदी फिल्मों ने, बॉलीवुड की फिल्मों ने या टॉलीवुड की फिल्मों ने यदि हम कहें तो उन सभी जगह इस तरह की आसक्ति, पश्चिम की तरफ की आसक्ति देखी जा रही है। लेकिन अच्छा है कि मास मीडिया के आने से जो हमारी यह जो निरंतरता है, परंपरा का निरंतर्य है, और जो भारतीय भाषाओं का जो स्वरूप है, जो गीतों का माध्यम है, जो हमारी जो पर्व की संस्कृति है, उत्सव की संस्कृति है, उस माध्यम से हम, उस मीडिया के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और होता क्या है कि जो छठ एक बार सिर्फ मिथिलांचल या बिहार में जो प्रचलित था, आज वह पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष से भी निकल करके दूर देश में भी, अमेरिका वगैरह में हर जगह दिखाई दे रहा है। जो सामा चकेवा मिथिला की संस्कृति थी, आज उसका हर जगह, जो झिझिया नृत्य को हम देख रहे हैं, आप देखेंगे कि हर जगह, या चैती और कजरी को आप देख लें, यह जो मानव मन है ये बिल्कुल उसमें सुच्चापन है। और हम कितना भी अंग्रेजी की बात कर लें और हम अपने कितने भी ब्रेक फ्री होने की बातें कर लें, लेकिन जो हमारी निरंतरता है, हमारा जो भाषाई सौंदर्य है, जो हमारी भाषाओं के प्रति आसक्ति है, जो लोक के प्रति आसक्ति है, वह निखर करके हमारी भाषाओं के माध्यम से पुनः पुनः आ जाती है। ऐसी प्रतीति होती है कि लगता है कि अंग्रेजी हमें खा जाएगी, लील जाएगी, लेकिन अब अंग्रेजी को भी अपनी अंग्रेजियत के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए लोक का सहारा लेना पड़ता है। और इसीलिए मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी को अब अपना ठीक ठाक हाथ पैर मोड़ करके ठीक से बैठ जाना चाहिए, या ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जो भारत की संस्कृति है। और इतनी हमारी विभिन्नताएं हैं भाषाओं में, पर्व में, त्योहार में, नृत्य में, जैसा कि दीदी बता रही थी, और मैं तो मिथिलांचल से हूँ।
मिथिला में जब हम अपनी परंपरा के रूप में राम और कृष्ण और सीता को देखते हैं, तो चाहे हमारा उत्सव का कोई भी रूप क्यों न हो, वहाँ पर जो भारत राष्ट्र का जो बोध होता है, जहाँ राम की संस्कृति है, जो कृष्ण की संस्कृति है, जो सीता की संस्कृति है, जो शिव तत्व की जो संस्कृति है, हम वहाँ की पेंटिंग्स में, वहाँ के कपड़े में, वहाँ की जीवन शैली में हम उसे देखते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसी प्रतीति हो रही है कि यह भारत में यदि हम विकसित भारत कर रहे हैं या पंच परिवर्तन का काल कर रहे हैं, तो वह परिवर्तन हमें दिख रहा है जिसमें राष्ट्र का स्वत्व है, भारत का बोध है, हमारी परिवेश, हमारी प्रकृति, हमारी सन्निधि, हमारी उपस्थिति उसमें व्याप्त है। और मुझे कहीं से डर नहीं लगता है। ये समय समय पर ऐसी स्थितियां आती हैं कि ऐसी प्रतीति वो भ्रम हमें फैलाते हैं, लेकिन हम सभी पता है कि इतनी सदियों से सभी लोग आते हैं, हम में घुल मिल जाते हैं, प्रयास करते हैं हमें बदलने का, लेकिन फिर हमारी तरह हो जाते हैं। यही हमारी संस्कृति की शक्ति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी आप कुछ कहना मैं कुछ कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ अब हमेशा चेंज रहा है, हर चीज़ ट्रेडिशन चेंज करती रहती है, हमेशा रहा है। और अगर हम अपने ही यहाँ देखें, जो डिवोशन का ये है, भक्ति का है, वो संस्कृत में था, आज भी है, लेकिन आम भाषा उस समय प्राकृत था। तो आप अगर कालिदास के भी प्लेस को देखें तो वो प्राकृत में उन पे आपको कई शब्द मिलेंगे, संस्कृत में प्राकृत। तो जो कॉमन मैन है वो प्राकृत इस्तेमाल कर रहा है, हाई बॉर्न वो संस्कृत कर रहा है। तो ये भेदभाव हमेशा था और दोनों साथ साथ चल रहे थे, आगे चलता, और वो हमें दिखता है। और उसी के साथ जब डाइवर्सिफिकेशन हुआ, अपभ्रंश हुआ, उसके बाद हम उसकी हिंदवी आई, और हिंदवी के बाद आज इनकी मैथिली, भोजपुरी, मगही, जितना बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, सभी वो मध्यकाल का वो है देन। और उसी वक्त जितने भी आपके रीजनल लैंग्वेजेस आए हैं सभी जगह, और वो मैं कहती हूँ कि जब हम लोग एज नृत्यांगना क्लासिकल, हम लोग वो दर्शाता है, हम लोग जिस तरह से जब साहित्य इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम तो साहित्य पे ही बेस्ड हैं, तो फिर वो अगर आप समझने वाला समझ जाएगा, अगर ना समझे तो वो तो उसी के तो, लेकिन उससे पूरी कभी स्थायी नहीं रहा। और हिंदी आज जो हम खड़ी हिंदी की बात कर रहे हैं, वो अभी पिछले 200-300 साल में आया, उसके पहले नहीं था। तो और बदलती रहती है, अपनी रूपरेखा बदलती रहती है, और इस पे हमें ये होना चाहिए कि आगे हम भी अपना, कल हमारा मत कुछ और था, आज कुछ और है, कल हम कुछ और होगा तो हमारा मत ही कुछ और होगा। पर आप इन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जी? आप जो इतने युवा यहाँ बैठे हैं, उनको एक संदेश, एक टेक अवे, एक मैं कहूँगी कि देखिए, अंग्रेज़ों के लिए उनकी अपनी कल्चर है, हमारे लिए हमारी होम ग्रोन। हमेशा रखिए कि यहाँ की मिट्टी से क्या और उसकी खुशबू आपके जो संस्कार में है, जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, उस संस्कार वो भाषा में भी दिखती है, वो आपका वास्तविकता जो अपनी अस्तित्व है उसमें उसकी खुशबू मिलेगी। तो उस जड़ों को भूलिए मत। आप लोग सभी लोग वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं, ज़रूर बनिए, लेकिन अपना यूनिकनेस रखिए, अपनी जो है सोल और आत्मा को रखते हुए ज़रूर बनिए। मैं कहूँगी पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, क्या वो ग्लोबल सिटीजन्स नहीं थे? लेकिन वो अपनी जगह थे, अपनी भारतीयता पर उनको नाज था, अपने भारतीय कलाओं पर उनको नाज था, और वही उनकी आइडेंटिटी थी, और उसी आइडेंटिटी के कारण उन्हें विश्व में सभी लोग मानने लगे। यही प्रश्न आपसे वंदना जी, आज के युवाओं को एक बात जो कहना हो कि भारत की कहानी हम किस प्रकार से बताएं, वो आप क्या कहना चाहोगे भाषाओं के माध्यम से? मेरे पास विद्यापति की एक पंक्ति है जी, देसिल बैना सब जन मिठा। तो देश का जो बैना होता है वो सबों को वह मीठा ही लगता है।
तो सबसे बड़ी बात है कि हम अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में, हम किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन अपनी देशजता को नहीं खोएं, क्योंकि हमारी देशज स्मृतियाँ, देशज परंपराएं, देशज होने का बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही हमें सबों से विलग करता है, वो हमें विशिष्ट बनाता है। देखिए, दीदी ने कहा कि किस तरह से भाषिक संस्कृति, हम ग्लोबल संस्कृति होते हुए भी हम कैसे अपनी लोकल संस्कृति को, यानी कि ग्लोकल हम बने रह सकते हैं। और उसमें आपने रविशंकर जी को याद किया। मुझे लगता है यदि अपनी पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो विद्यापति भी बहुत संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन अंततः उनको मैथिली में, अवहट्ट में आना होता है। सरोरुह वज्र यानी कि सरहपा बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, संस्कृत के आचार्य थे, लेकिन उन्हें अपभ्रंश में आना पड़ता है। कन्हपा यानी कि कृष्णपाद आचार्य, उन्हें भी आना पड़ता है अपभ्रंश में। कालिदास को विक्रमोर वर्षीय में आना पड़ता है अपनी देशस्था को गामिल्य भाषा के रूप में। और बिल्कुल इसीलिए आज जब हम बात करते हैं, और अक्सर मुझे एक बात कहना बहुत प्रिय है कि हम फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें, हम शिकागो स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, हम बर्लिन स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, लेकिन हम क्यों नहीं काशी स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, क्यों नहीं हम कश्मीर स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, क्यों नहीं हम मिथिला स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, क्यों नहीं हम कन्नौज स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, क्यों नहीं हम कांची स्कूल ऑफ थॉट की बात करें। यदि आप इंडियननेस, यदि आप भारत तत्व की खोज करना चाहते हैं, भाषा में, संस्कृति में, स्मृति में भारत के दाय को याद करना चाहते हैं, दत्ता, दयध्वम और दमयत की बातें करना चाहते हैं, जिससे विश्व को इस सस्टेनेबिलिटी की याद आती है, तो भारत की याद आती है। और इसीलिए यदि सस्टेनेबिलिटी को खोजना है, सातत्यता को खोजना है, निरंतरता को खोजना है, परंपरा को खोजना है, तो हमें अपनी भाषा में आना ही होगा। और उस भाषा के माध्यम से हिंदी को और विश्व की भी अन्य भाषा को हमें समृद्ध करना होगा। इसीलिए खुद का बने रहें, स्वयं को जिएं, इस भारत को जिएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा अभी हमारे बीच में शोभना दीदी ने और वंदना जी ने इतनी खूबसूरती से बताया कि भारत कला में, संस्कृति में, कथक में, भाषा में आपको चारों ओर दिखता है। आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की लोरी में भारत की कहानियाँ मिलती हैं। बच्चा बड़ा होता है तो वो रामायण से मर्यादा सीखता है, और बड़ा होता है धर्म कहाँ से सीखना है तो वो महाभारत से सीखता है, और बड़ा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर आता है, डिप्रेशन में आता है, तो आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ से सीखता है, वो गीता से सीखता है। और उसके बाद इस जीवन में चुनौतियाँ आई हैं, और चुनौतियों का सामना कैसे करना है, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, आनंद से रहना है, डिटैच रहना है, ये जीवन लीला है, तो वो कृष्ण की लीला से सीखता है। और ये जो पूरी धरती है और पूरा ब्रह्मांड है, दीदी ने बताया, ये तो स्वयं नृत्य कर रहा है। हम जब नटराज जी की मूर्ति देखते हैं, वो मूर्ति क्या है, हम मूर्ति देखते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, पर नटराज यानी भगवान शिव जो सबसे बड़े नृतक कहे गए हैं, उनके एक हाथ में डमरू रहता है कि यहाँ सृष्टि का प्रारंभ हो गया, एक हाथ में अग्नि रहती है कि तुम्हें सृष्टि यहाँ प्रारंभ होगी और यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। और पूरी दुनिया में क्या होना है कि अपस्मार राक्षस जो है आपके पाँव के नीचे है, उसको लगातार अज्ञान के, एरोगेंस के, अभिमान के राक्षस को आपको दबाते रहना है। आपका दूसरा पाँव ऊंचा होगा, यानी आप अपने आप को अपग्रेड, इवॉल्व और अपडेट करते जाओगे। एक हाथ कहता है पूर्ण समर्पण कर दो अपने कार्य को ईश्वर को, यही मुक्ति का मार्ग है। और चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तुम संघर्ष करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और आसपास पूरा ब्रह्मांडीय जो है वो आग का घेरा है, जिसमें लगातार ये नृत्य चल रहा है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये भी नृत्य कर रहा है, और आपका और हमारा जीवन
जन्म देने से लेकर मृत्यु तक यही नृत्य ही तो कर रहा है। जिस लय की बात दीदी ने की, ये लय ही तो चल रही है, ये सुरताल ही तो बज रहा है, ये भाषा ज्ञान ही तो है, ये नृत्य ही तो है। हम और हमारी संस्कृति और पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड, हम एक ही तो हैं। देयर इज नो अदर। आपके भारत में और आपकी सनातन संस्कृति में देयर इज नो अदर, वी ऑल आर वन। तो इसीलिए हम तो ये कहते हैं कि निरंतर भारत का बोध करते जाइए, भारत की कहानी बताते जाइए। आप नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा आकर आपको बताएगा भारत की कहानी क्या है। कभी मुस्लिम आक्रांताओं ने बताई, फिर मुगलों ने बताई, फिर अंग्रेजों ने बताई, फिर लेफ्टिस्ट बताएंगे। हम उन्हीं की कहानियां सुनते रहेंगे कि आप और आपके पूर्वज कैसे थे। नहीं, जो दीदी ने बताया कला के, संस्कृति के, भाषा के माध्यम से भारत की कहानी, जो जो आप काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो भारत के खेल खेलिए, भारत की पेंटिंग बनाइए। आप सब माध्यमों से भारत बोध कराते रहिए। कुछ इस जन्म में कराएंगे और कुछ अगले जन्म में कराएंगे। हमने कौन सा रेस्ट इन पीस करना है? हमने तो सद्गति को प्राप्त होना है। कुछ इस जन्म में करेंगे और कुछ बाकी जन्मों में करेंगे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आप सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपना जीवन भारत को अर्पित करते चलिए। जिंदगी तो आपको जो मिली है उसमें कुछ कर जाइए, ताकि कोई कहे आपके जाने के बाद उनके होने से हमारे जीवन में फर्क पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्र आपका यहीं समाप्त होता है और आपका जो फेवरेट सत्र है वो आगे आने वाला है, भोजन का सत्र। आप सभी अगली सूचनाओं के लिए। उससे पहले वंदना दीदी बहुत दूर से आई हैं और हमारे बीच में आई हैं। दीदी का सम्मान जी। I'd like to invite Vagesh Shukla ji to present memento and Rajni ji to present a book to Professor Vandana Jha ji. सत्र समाप्त। A heartfelt thank you to Dr. Monica Arora ji for guiding this enlightening dialogue, and Professor Vandana Jha ji and Padma Shri Dr. Sovna Narayan ji for sharing their valuable insight. मैं अभी आप सबको निवेदन करता हूं कि आप भोजन के लिए प्रस्थान करें।